So let's start with our today's a little bit short podcast part. So ladies and gentlemen, हम सब ने investing की है, whether it's stocks market, whether in the mutual funds, whether in real estate, right? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं the most important part startups, क्योंकि हम सब ने देखा है there are companies that is coming into the market and listing into the stock market, even the share market, and they are making money. The question comes for the investor is, सर अभी हमें इन्वेस्टिंग करनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घबराते हैं या डरते हैं कि स्टार्टअप में पैसा डाले या नहीं डाले. सो दिस विद दिस थिंग brings my first question to you, sir. So you have invested in somewhere around more than 40 plus startups. लेकिन जब आप स्टार्टअप्स का सिलेक्शन करते हैं सर, सबसे पहली चीज आप क्या देखते हैं? फाउंडर की हंगर या फिर उसका प्रोडक्ट आइडिया या पिच? क्या होता है कि जब हम जिस स्टेज पे हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अर्ली स्टेज होती है, आइडिया स्टेज होती है, वहाँ पे रेवेन्यू को ज़्यादा होता नहीं है. बहुत कम रेवेन्यू होता है. फॉर कॉन्सेप्ट और ग्रोथ थोड़ी बहुत आई होती है, लेकिन होता नहीं. तो उसमें क्या, हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. पहली बात तो जो कम उसका आइडिया है वो सही है कि नहीं है. आज और आने वाले 5 से 10 साल के लिए डिस्कस नहीं हो जाएगा. उसके अलावा उस टीम में काबिलियत है उस आइडिया को करने की नहीं करने की. फिर देखते हैं कि वो कंपनी, वो जो स्टार्टअप है, वो पैसे कमा रहा है, जिससे वो सप्लाई साइड है वो पैसे कमा रहे हैं, एम्प्लॉयज को तनख्वाह पूरी मिल रही है, और मार्केट में भी जो चीजें सस्ती या बेटर मिल रही है. तो पूरा पूरा 360 डिग्री जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं. फिर नियत देखी जाती है, कमिटमेंट, नियत, एथिक्स, कि बच्चों की सोच कैसी है. आर दे हियर जस्ट टू रेज मनी और दे आर हियर टू scale up a business and make it a large company. So all these things are looked at. But basically idea, product या service जो भी है, technology behind it, chances of scalability कि हम कम पैसे में कैसे 100 गुना कर सकते हैं कंपनी को. अगर 100 रुपए लगा के ही 100 गुना होगा तो कोई फायदा नहीं. अगर 10 रुपए लगा के 100 गुना हो सकती है, तो ऐसी कंपनी, ऐसा आइडिया, ऐसी चीज को टेक्निकली स्टार्टअप कहा जाता है. फिर उसमें थोड़ा सा डिलीजेंस करते हैं, लीगल फाइनेंशियल डिलीजेंस करते हैं, फाउंडर्स के बारे में डिलीजेंस करते हैं, क्योंकि हाई रिस्क है, अर्ली स्टेज पे होता है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो सब चीजों के फिर डॉक्यूमेंटेशन वो करके फिर इन्वेस्ट करते हैं. Okay, that's interesting, sir. With this thing brings my another question also. When you said कि sir हम स्टार्टअप से इन्वेस्ट करते हैं उनका इंटेल देख के, राइट? लेकिन आज की तारीख में आई एम लिसनिंग ऑफ देयर आर कंपनीज व्हिच इज बीइंग बूमिंग इन द टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज. सो आपको क्या लगता है, इंडिया में टियर 2 एंड टियर 3 cities are the next stage for the startup boom or still it's the metro side? नहीं, देखिए, दोनों ही है. अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग चीज के लिए बना हुआ है. अर्बन मार्केट मेट्रोस के लिए प्रोडक्ट अलग है, टीयर 2 टीयर 3 के लिए अलग है, रूरल इंडिया के लिए अलग है. सो हर चीज का अलग अलग मार्केट है. मार्केट तो इतनी वेरीड है कि इवन अगर मेट्रो भी है तो आप मानेंगे नहीं, टीनेजर्स का अलग मार्केट है, 20 से लेके 28 का अलग मार्केट है. वही चीज मान लो टी शर्ट ही बन रही है तो टोटली डिफरेंट मार्केट है. टीनेजर्स का अलग है, 19 से 28 अलग है, 28 से 35 अलग है, और 35 से 50 अलग है, 50 प्लस अलग है. सो मार्केट तो हमारे हिंदुस्तान में इतना वेरीड है, यू कांट इवन इमेजिन. इनफैक्ट काफी लोग बॉम्बे के, साउथ बॉम्बे, नॉर्थ बॉम्बे का मार्केट अलग अलग है. वही चीज प्रोडक्ट जो साउथ बॉम्बे में बिकता है वो नॉर्थ में इतना नहीं बिकता. तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और एसकेयू जो प्रोडक्ट का वेराइटी होना तो जरूरी है. बट लेकिन जो हमारे टियर 2 टियर 3 और टियर 4 और रूरल इंडिया, वहां पर तक पेनिट्रेशन नहीं हुआ है ई कॉमर्स का. जहाँ पे भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी की से, जैसे कोई सब एग्जाम्पल, मतलब ओला उबर ले लें. ओला उबर नहीं है छोटे शहरों में. अभी बहुत बड़ी मार्केट है कार के रेंटल की. सबको चाहिए ऑटो रिक्शा है तो ऑटो रिक्शा से नहीं चलेगा, अभी चोमू में, सीकर में, सब जगह होना चाहिए. देखो Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, आई थिंक सिंगल डिजिट इंडिया का पेनिट्रेशन है. तो कहाँ क्यों नहीं हो रहा पेनिट्रेशन? क्योंकि उनकी डिलीवरी नहीं है. बगल में डिलीवरी नहीं होगी. तो क्या है कि इंडिया या भारत जैसे हम कहते हैं वो बहुत बड़ी मार्केट है. फिनटेक में ले लो, आज लो 12-13% का पेनिट्रेशन है ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का. इमेजिन कितना बड़ा पेनिट्रेशन हो सकता है. सो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अभी मार्केट साइज और मार्केट जो है बहुत ज्यादा
इंडिया इतना बड़ा मार्केट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वो ग्रोथ जो है वो टीयर 2 टीयर 3 और टीयर 4 में आनी है। नई टेक्नोलॉजीज हैं जो एआई है, और विद लैंग्वेज बैरियर्स ब्रोकन, क्योंकि आज मैं बोल इंग्लिश में रहा हूँ, हिंदी में रहा हूँ, वो पढ़ या सुन बंगाली में सकते हैं या वट एवर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, इन सब चीजों से जो आदमी गांव का किसान है या जो रूरल इंडिया में रहता है या जो अनपढ़ महिला या पुरुष है, उनको भी अगर कोई चीज चाहिए होगी तो वो वहां तक पहुंच सकती है या डिलीवर हो सकती है। लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं है तो ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन नहीं है, तो हर चीज का, ई कॉमर्स नहीं है तो फिनटेक का पेनिट्रेशन नहीं है, हर चीज रिलेटेड है। फिर अब वेदर है, फर्टिलाइजर है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया में स्कोप बहुत है, ज्यादा स्कोप भारत में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई एंड प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेट्रोज में नहीं आएंगे। मेट्रो में भी नई नई चीजें आएंगी, मेट्रो में भी ग्रोथ बहुत बाकी है। एवरेज टिकट साइज बढ़ रहा है, अगर मेट्रो में ग्रोथ आ रही है, अगर मान लो किसी का 500 रुपए का टिकट साइज है तो वो 600 रुपए का सामान बेच रहा है, 800 का सामान बेच रहा है। जो एक बार लेता है वो रिपीट या रेफरल से दोबारा लेता है, तो वो चीजों का भी एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल इंडिया में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत है, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की भी ग्रोथ है, मार्केट में ग्रोथ है, विद इन द सेम मार्केट में वैल्यू में ग्रोथ होनी है, नए नए एसक्यू नए नए प्रोडक्ट्स आने हैं। सो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी डी2सी ब्रांड है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है या आम जनता तक पहुंचने वाली सर्विस है उसमें दिक्कत आनी चाहिए। उसकी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। Okay. So with this thing brings my another question also. Uh, when you talk about your fund itself, System Ventures, and अब जब बता रहे हैं आप इंडिया में ग्रोथ है, एंड along with that अभी करंटली मार्केट में जिस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस भी चल रहे हैं, so how do you are taking your fund as a System Ventures and your selection theory? देखिए, क्राइसिस तो हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में रोज की बात है। कभी जीएसटी वाले आ जाएंगे, कभी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कभी क्या आ जाएगा, कभी कोविड आ जाएगा, और कभी ऑयल का क्राइसिस आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिना फंड रेस के भी स्टार्टअप सर्वाइव कर सकते। हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि वो आज आया और सोच को चेक दे दिया, तो 2-3 महीने उसका कितना रनवे है, उसके पास कितना बर्न है, उसका वो जो मंथली बर्न है वो कम हो रहा है नहीं हो रहा है, कल को पैसा अगला राउंड रेज नहीं होगा, कहीं मर जाएगा या नहीं मरेगा, बहुत चीजें देखते हैं। और उसमें क्या होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बिना पैसे के भी सर्वाइव कर सके। देखिए, अगर वो ग्रोथ नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर सर्वाइव करेगा और ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल होगा तो वो, मेरे लिए वो भी चलता है। क्योंकि क्या होता है, बुरा वक्त तो काटना पड़ता है। आज महंगाई बढ़ने वाली है और बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। कंज्यूमर सडनली डिफेंसिव हो गया है, कह रहे पता नहीं क्या हो गया, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोल दिया कि अब मेरे को तो कुछ होने वाला है, मुझे पैसे सारे बैंक में रखने चाहिए, तो हमने पैसे निकालने शुरू कर दिए, तो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है। बट ऐसा नहीं है, ये सब ट्रांजिशनल है। हमको अपनी फॉरेन एक्सचेंज बचानी है, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, बिकॉज रुपी को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमको मार्केट्स में अगर इन्वेस्टमेंट मांगता है तो इन्वेस्टमेंट करना बंद करना है, या हमको कोई चीज खरीदनी है तो वो खरीदने से इकोनॉमी ग्रो करती है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आने वाले 2-4-6 महीने में होपफुली सब सही होगा। बट मेरे कोई भी स्टार्टअप्स ऐसे नहीं होते हैं कि अगर उनको अगला राउंड फंड रेज नहीं हो तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। अभी कॉफी का पिछले 1 साल में कॉफी के प्राइसेस 1.5 गुना हो गए हैं। अब इमेजिन करिए, जब मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ किया था तब उसका लॉस मान लीजिए 10 लाख था। वो पिछले 1 साल में मेरा डिलीजेंस करते करते उसका जो लॉस है वो बढ़ के 20 लाख हो गया, क्योंकि कॉफी की रिटेल के प्राइस तो बढ़े नहीं, तो इंडियन कॉफी के प्राइस बढ़े नहीं, लेकिन जो अर्जेंटीना, कोलंबिया बढ़िया कॉफी आ रही है उनके रेट बढ़ गए, तो हाई एंड कॉफी में प्रॉब्लम आ गया। लेकिन डिस्पाइट दैट सडनली मॉडल को चेंज किया और हाई एंड मॉल्स और हाई एंड मार्केट में जाके किया, रेट बढ़ा के कॉस्ट। तो पॉइंट ये है कि आदमी को पिवट करना चाहिए, आदमी को ये कहते हैं मुस्तैद और स्टडी होना चाहिए, एंड वो ग्रो करेगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। That's interesting, sir. Okay. Sir, थोड़ा अपने System Ventures funds के बारे में बताइए, like how is it like differing and differentiates from other fund also? देखिए, क्या है कि पहली बात तो मेरा फंड जो है वो मेरे पिछले 15 साल के स्टार्टअप जर्नी के इन्वेस्टमेंट का
निचोड़ है। जो भी मैंने कमाया है, जो भी मैंने जितने भी गुना मैंने पैसा किया है, मैं सोचता हूँ कि उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो जो सही स्टार्टअप को पकड़ना, सही आइडिया और सही टीम को पकड़ना, सही टाइम पे और सही वैल्यूएशन पे आना, फिर उसको 0 से 1 तक लेके जाना। क्या होता है, पैसे, ये चीज स्टॉक मार्केट की तरह या म्यूचुअल फंड नहीं है। इसमें आप पैसा लगा के सो नहीं सकते। उसको हर महीने की कॉल होती है, उसका डायरेक्शन होता है, उसकी पॉलिसी होती है, उसको आने वाले चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन होता है, कहाँ पिवट करना है, कहाँ नहीं करना है, कब पैसा चाहिए, कब नहीं चाहिए। 6 महीने साल भर की प्लानिंग होती है और आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो, आप बोर्ड पे होते हो, ऑब्जर्वर होते हो, ये डिसीजन में होते हो। तो क्या होता है कि वो 0 to 1 की जर्नी जो अगले 3 साल में हमको उसको तय करानी है, तो वो जो एक्सपीरियंस कई कंपनियों में 40 से ऊपर में है, तो वो मैं इस फंड का मेरा निचोड़ है। मैंने जितना भी पैसा कमाया अपने फंड में, वो जयपुर की कंपनियों से, अहमदाबाद की कंपनी से, छोटे शहरों की कंपनी से कमाया। क्योंकि एक तो क्या होता है, छोटे शहर के जो स्टार्टअप वाले होते हैं ना, दे हैव नथिंग, उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता जिंदगी में। वो तो कूद गए तो उनको तो करना ही करना है, तो दे आर मोर जुझारू। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आईआईटी में पढ़ के आए, लेकिन उन्होंने क्योंकि और खर्चा कम होता है, जयपुर में रहने का खर्चा कम है, जयपुर में टीम का खर्चा कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, रेंटल कम है, तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो जाती है। इंडिया मार्केट है, कनेक्टिविटी है, जयपुर की कनेक्टिविटी। सो आई थिंक मुझे लगा कि, और प्लस जो मैंने पहले बोला, नेक्स्ट फ्यूचर इज भारत। Tier 2 Tier 3 इंडिया में जो मास प्रोडक्शन कंज्यूमर स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट जो बिकने की संभावना है, चाहे वो कोई कॉमर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, आप देखेंगे, और मुझे मालूम नहीं आ चले तो, लेकिन अगर आप ऊपर की ग्रो की या किसी की देखेंगे ना, तो करोड़ करोड़ रुपए लगाने वाले ग्रो में नहीं है, 10,000, 20,000, 50,000 लगाने वाले 5,000 लोग हैं। सो उसको अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना चाहिए। तो जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और अभी वो पूरी तरह आई भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को जो 45-50 साल की उम्र के हैं, उन लोगों को फियर है टेक्नोलॉजी का। उनको अभी भी लगता है कि मैं ब्रोकर को फोन करूं, मैं खुद जाके करूं। तो वो आप ये इमेजिन करिए कि जब ये जो 25 साल वाले 35-40 साल के हो जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी का यूसेज कहाँ पे होगा, और हर चीज ऑनलाइन होगी, और वही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वही मेरी फिलॉसफी है फंड की। और दैट इज वेयर आई थिंक कि अगर आज मैं ईयर ऑन ईयर 35-40% कमा सकता हूँ, तो फंड क्यों नहीं कमा सकता, बाकी लोग क्यों नहीं कमा सकते। That's interesting, sir. So इसी से एक सिलसिले में क्वेश्चन है. So when you said you are into startup investing, so there are a lot of startups who try to reach to the angel funds, VCs also, but they face challenges, right? तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं कि VC जवाब मिलता है नहीं मिलता. So वहाँ पे भी आपको सपोर्ट ऐसे हैं स्टार्टअप्स को कि anyone can reach you out easily? देखिए, मेरे पास दिन के 8 से 10 स्टार्टअप आते हैं। As a policy, I respond to everyone. I even respond on LinkedIn also. Because क्या है, मैं समझ सकता हूँ असमंजस की स्थिति है, स्टार्टअप को मालूम नहीं है कि वो किस किस के पास जाए, और सब लोग ब्लाइंड खेलते हैं। 100 जनों को एक साथ ईमेल जाती है, 100 जनों को लिंक्डइन मैसेज जाता है, बट अगर वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं प्यार से, मतलब आई कांट इन्वेस्ट या आई डोंट इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, या जो भी कारण होता है। बट आई थिंक रिस्पॉन्स जरूरी होता है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स की कई पॉलिसीज हैं। राजस्थान में आई स्टार्ट है, गुजरात में आई हब है, टी हब है, तेलंगाना में, ऐसे बैंगलोर में अलग अलग लोग हैं। तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट की मदद, प्लेटफॉर्म्स पे जाना, डीपीआईटी के प्लेटफॉर्म पे जाना, सही इवेंट्स में जाना, सही इन्वेस्टर से इन पर्सन मिलना, वो बहुत जरूरी है। इंक्यूबेशन सेंटर हर कॉलेज में, हर स्कूल में है, वहां पे भी इन्वेस्टर और मेंटर आते हैं। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, 2 लाख से ऊपर हमारे स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टेबल नहीं होते हैं, उनको आइडिया नहीं है। सबको अपने अपना स्टार्टअप बहुत पसंद आता है, लगता है कि मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत क्राउडेड डोमेन होती हैं, बहुत अनरियलिस्टिक क्लेम्स होते हैं। मेरी क्रीम दूसरी क्रीम से बेहतर है, वो कहने से माल नहीं बिकता है। वो लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो लोग 9 ग्राम दे रहे हैं 10 ग्राम की जगह, वो कहने से नहीं बिकता। ये मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि अगर आपको compete करना है, तो आपको एफएमसीजी कंपनी से भी compete करना पड़ेगा। सो वो चीज लोग समझते नहीं है, और वो ये नहीं समझते हैं कि बिना मोट के, बिना यूनिकनेस के, बिना डिफरेंशिएटर के
और बिना उसको प्रूव किए कि वो वाकई में डिफरेंशिएटर है कि नहीं, आप फंड रेज नहीं कर सकते, आप सरवाइव भी नहीं कर सकते। तो इस दुख की बात है कि 100 में से 1 या 2 कंपनी इन्वेस्ट होती हैं, और उन 1 और 2 कंपनी जो 100 इन्वेस्ट हो जाती है उसमें से 10 हैं जो वो सक्सेसफुल होती है, और 90 जो होती हैं वो फेल भी होती हैं। सो वो जर्नी टफ है, पहले 5 साल बहुत टफ जर्नी है, बहुत हाई रिस्क सेक्टर है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 गुना 20 गुना से कम नहीं होते हैं 5 साल में। तो वो एवरेज जो है वो अच्छा फैर करता है। ओके सर, दैट्स इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन आता है, मैंने you said कि स्टार्टअप स्टेज हो जाते हैं, सो देयर आर फाउंडर्स आल्सो जो फेलियर के बाद भी सक्सेस अचीव करते हैं, सो डू यू स्टिल इन्वेस्ट इन दोस स्टार्टअप्स? Absolutely. So मुझे वो फाउंडर बहुत पसंद है जो अपनी एक्सेप्ट करे अपना फेलियर। मेरे को तो मैं बताऊं, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया 2014 में, 2016-17 में वो बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? मैं स्ट्रगल कर रहा था। 2019 में मेरे पास दोबारा आया कि सर मैंने एक आइडिया सोचा है और मैं इसमें, मुझे आप इन्वेस्ट करो। और क्योंकि आपने मेरी पहली कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो पैसे आपको डूब गए, मैं आपको इसमें ये 5% इक्विटी एट पार दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा लेकिन आप इन्वेस्ट करोगे? मैंने कहा मैं, तू एक कस्टमर ले आ, B2B कंपनी थी तो एंटरप्राइज सोल्यूशन थी, तो एक कस्टमर ले आ तो मैं तेरे में इन्वेस्ट करूंगा। और वो वाकई पहला कस्टमर ले आया, और फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, एंड उसके बाद फॉलो ऑन राउंड में भी किया, फॉलो ऑन के फॉलो ऑन में भी किया, एंड दैट इज बाय फार माय वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब उसमें अगर वो मेरी 5% तो जीरो वैल्यू पे आई थी, तो वो तो 100 उसको मल्टीप्लायर ही नहीं है कोई। बाकी मेरी थर्ड राउंड में भी आई थी, वो भी मेरी 8 गुना हो चुकी है। और क्योंकि थर्ड राउंड में टिकट साइज भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हम चलते घोड़े, तो कई बार क्या होता है कि फेलियर होना में नुकसान नहीं है, बट जो जो सोच है, जो जुझारू है, जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, फाइटिंग स्पिरिट है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज वाई हम जो टीम को देखते हैं या उनकी काबिलियत और इंटेंशन को देखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेस्टिंग सर। सर इसी के साथ में एक लास्ट क्वेश्चन है, देन वी गो फॉर अ रैपिड फायर राउंड। आज की तारीख में देयर आर लॉट ऑफ जेन ज़ीस हु बिकम अ मिलियनेयर एंड आल्सो एंटरिंग द बिलियनेयर पाथ, एंड दे लुक फॉर इन्वेस्टिंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, राइट? लेकिन व्हेन जब आप जाते हैं पिचिंग करने या जब आपकी टीम से जाते हैं, सो आई माइट बिलीव दे फेस अ चैलेंज आल्सो कि हम तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप सेलर्स है, ओवर हाई वैल्यूएशन है। So how do you tackle all these challenges? मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको किसी फंड के थ्रू ही करना चाहिए। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, अगर किसी को बताया तो मगर 100 रुपए आप बस इन्वेस्ट करने वाले तो खाली 10 रुपए स्टार्टअप में लगाने चाहिए। 40 से 50% आपको लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे गोल्ड है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, जो भी है उसमें लगाना चाहिए। और 30% जो है वो आप ऑन अ डेली बेसिस स्टॉक मार्केट में है, रियल एस्टेट में है, लॉन्ग टर्म जो 15 से 20 साल में आपको रिटर्न दे सकते हैं, लॉन्ग लैंड में है, वो लगान। दैट इज हाउ आई फील योर इन्वेस्टमेंट शुड बी डिवाइडेड। बट 40 to 50% in insurance, funds, gold, liquid asset, because जिंदगी में पैसे कब चाहिए पता नहीं है। 10%, and you will see for yourselves in 5 years the return on investments in startups if you invest. Yeah, if you invest in a with a smart investor who has a good track record, it will give you a better return on interest, and then उसके बाद फिर तो आप कमा के कमाए हो पैसे लगाए जाओगे। So that is what you should do in my opinion. You should never go directly investing into a startup, because when you go directly into a startup, पहली बात तो कम से कम 20 स्टार्टअप में इन्वेस्ट होना चाहिए, तब तो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो माना जाता है। और हर 20 में जिसमें आप स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करो, उसमें सब में ये संभावना होनी चाहिए कि आप 10 गुना एग्जिट करोगे, वरना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और साल में कोई जो 2,500 ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टमेंट मानी नहीं जाती है। उसको 20 करने के लिए कम से कम 3-4 साल चाहिए, और फुल टाइम जॉब है समझना क्या हो रहा है, AI क्या कर रही है, गूगल क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन आ रहा है, वो सब नॉलेज होनी जरूरी है। आप बैठ के अपना धंधा भी करो, स्टॉक मार्केट भी देखो, और फिर स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करोगे तो आप हमेशा डेफिनेटली नुकसान खाओगे। आई फील आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करने की आपकी इच्छा है तो आपको सीखना है तो किसी के साथ को इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो आपको अगर खाली अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो तो किसी भी फंड के साथ कैटेगरी 1, 2, 3 जिसमें भी हो,
उसमें लगाना चाहिए। तो आपको क्या है, I mean, even real estate funds, and I know he'll talk about it, but अब बॉम्बे में अंधेरी में जमीन के दाम क्या होने चाहिए, मुझे यहाँ बैठे क्या मालूम। हैदराबाद में 10 किलोमीटर दूर क्या रेट है, 3 किलोमीटर क्या दूर रेट है, ये चीज तो जो कर रहा है काम उसी को मालूम है। तो आप सोचो कि मैं जमीन खरीद लूंगा गोवा, नॉर्थ गोवा में, और मैं भगवान बन जाऊंगा, तो आप नुकसान नहीं लाओगे। वन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट। गोइंग थ्रू समवन हु इज अ प्रोफेशनल, who understands the ecosystem, who's actively going to continue to understand the ecosystem, who has people who can give him, हमारा जमीन की क्या वैल्यू है, जब बिकेगी नहीं तो वैल्यू नहीं है, तो हमारा भी जब इक्विटी बिकेगी तभी हमारे रिटर्न हो। तो नेटवर्क में रहना जरूरी है, आपकी रिस्पेक्ट होनी जरूरी है कि अगला इन्वेस्टर जो आए वो कि यार अगर स्विशन ने या महावीर ने किया तो इन्वेस्टमेंट कंपनी अच्छी होगी, कंप्लायंसेस होंगी, सारी प्रोसेस सही होगा, तो वो चीजें वैल्यू करती है, वरना एग्जिट नहीं मिलता है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक यू शुड को इन्वेस्ट विद समवन, वांट टू इट योरसेल्फ। Okay. Thank you so much, sir. And with this thing, we'll have a 5 rapid fire question now, single yes and no का. Then we'll go with the public Q&A का. Yes. Angel investing wealth creation opportunity है या फिर high risk rich cheaper way? वैसे सिर्फ 1 करोड़ मिनिमम टिकट साइज है फंड का, तो रिस्क तो होना जरूरी है, मैं वहां तो फिर डिजाइन नहीं करूंगा। लेकिन हाई रिस्क भी है। हाई रिस्क अर्ली स्टेज में है, जो लोग ग्रोथ स्टेज में लगाते हैं सीरीज ए बी में, उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, बट रिटर्न भी कम होती है। बट लॉक इन पीरियड है 8 साल का, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Okay. And the next question is founder ज्यादा important है या फिर market opportunity? दोनों। देखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो फाउंडर क्या कर लेगा, और अगर फाउंडर अच्छा नहीं होगा तो मार्केट अपॉर्चुनिटी को वो कैश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। सी क्या होता है, प्रॉब्लम इन अ स्टार्टअप इन अर्ली स्टेज, मैंने पहले भी बोला था, हर चीज अच्छी होनी जरूरी है। अगर 20 चीजें चाहिए तो 18 अच्छी होनी चाहिए, 2 के बिना भी काम चल सकता है, बट अगर 18 भी अच्छी में 10 अच्छी हैं तो आप फेल हो। 90% से कम का स्कोर है, हम इन्वेस्ट ही नहीं करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। That's interesting. Indian startup ecosystem overhyped या still just getting started? It's just getting started. It was overhyped in 2016-17. Now it's leveled down and it is the right time and realistic valuation, realistic returns. It has 2035 तक बहुत बड़ी opportunity है। अगर सर 25 साल का उम्र का नौजवान है, even we are also young, and but he has a 10 lakh rupees of savings, can he do still invest in startups, or still have to like build a forecast and then doing only 1 crore rupees? उम्र से फर्क नहीं पड़ता है। 10 लाख क्या, सेबी का रेगुलेशन है कि 1 करोड़ रुपया मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है फंड में। एज एन इंडिविजुअल आप 10 लाख कहीं से भी लगा सकते हो, बट उसको स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। 10 लाख तो बहुत कम है। कुछ लोगों के पास 50 लाख होता है, तो वो 2 जने मिलकर एक एलएलसी बना के, एलएलसी एज एन एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन अ फंड, बट इंडिविजुअली तो 1 करोड़ का मिनिमम टिकट साइज है, उससे कम नहीं कर सकते। इसीलिए एक और लाइक फॉलो अप क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू, 1 करोड़ सर एक साथ लगता है धीरे धीरे लाइक चुके नॉर्मली सबका हर फंड का एक पीपीएम होता है। पीपीएम का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, जो सेबी में सबमिट होता है। उसमें लिखा होता है कि हमको 3 किस्त में लेना है, 4 किस्त में लेना है। हर एक फंड का अलग अलग होता है, बट मोस्टली सब एक साथ नहीं देना पड़ता है। 1 से 1.5 साल के बीच में डिप्लॉयमेंट हो के 30, 40, 30, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 10 ऐसा करके हर फंड का होता है, बट वो किस्तों में ही जाता है, पूरा एक साथ नहीं। थैंक यू सो मच सर। एंड द लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन इज नेक्स्ट यूनिकॉर्न वे, मेट्रोस या फिर भारत? यूनिकॉर्न तो ओवर हाइप वर्ड है मेरे हिसाब से। ये जो वैल्यू उसका यूनिकॉर्न बन के भी नॉन यूनिकॉर्न रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाजार की वैल्यूएशन से मैं किसी को अच्छा नहीं मानता हूँ। आई थिंक अच्छा धंधा करने वाले को मैं अच्छा धंधा मानता हूँ। कंपनी 1 करोड़ से 100 करोड़ की हो जाए उसको मैं यूनिकॉर्न मानता हूँ। 100 करोड़ से 1000 करोड़ होगी तो मैं उसको, मतलब 8000 करोड़ होगी तो उसको इतना जोर नहीं आता है, क्योंकि फंड देने वाले बहुत मिलते हैं। प्लस क्या है, आपने कई कंपनीज देखी होंगी जो नुकसान में भी यूनिकॉर्न बनी हुई है, मैं उसको भी यूनिकॉर्न नहीं मानता हूँ। प्रॉफिट होना चाहिए ना, धंधा तो धंधे की जगह चलना चाहिए। ये मेरी सोच। That's interesting. And with this thing, sir, our Q&A part is finished. Now it's up to the audience part, all the attendees to ask their question if you have. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है महावीर सर से,
Feel free to ask. Yes, ma'am. I have invested. Yeah, I have invested in a coffee brand called Ohma very recently. It's a high-end very coffee brand based out of Delhi. Delhi में center है, Bombay में है. We invested 1.75 crores at 28 crore valuation. अभी he's raising at 45 crores. एक साल भी नहीं हुआ है. I have invested in a company called Ohai, which is a social networking app, which is going to challenge Instagram. They have raised a lot of money. They are going to be on IPL from 2 days from now for 10 days on television ads. They're spending money on acquiring customers. So we have invested in a commerce CA exam company called StudyCom. And StudyCom is very interesting. I invested in them about a year ago. 1 crore 20 crore valuation. कुछ नहीं किया था, कोई रेवेन्यू नहीं था, उसका खाली कम्युनिटी थी. जो सीए के एग्जाम दे रहे हैं उनकी कम्युनिटी थी. कोई 50,000 60,000 या लाख लोग उसके थे. तो किसी ने पूछा कि भाई इसमें टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन है, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया. तो पीयर टू पीयर लर्निंग थी, लेकिन कम्युनिटी में उनकी होल्डिंग बहुत थी. सो बिकॉज दे हैड ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग एक्टिव यूजर्स, सो रेवेन्यू की संभावना एडवर्टाइजमेंट ये वो सब हो सकता था. तो मैंने कहा ठीक है, I'll इन्वेस्ट. मैंने उनको किया इन्वेस्ट. आप मानेंगे नहीं, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अभी उन्होंने फॉलो ऑन लॉन्च किया है. उन्होंने एक कंपनी से मर्ज किया, इंदौर बेस्ड सीए की कंपनी थी, उसमें इक्विटी स्वैप से मर्ज किया. उसको 12% इक्विटी दी. वो सीए का प्रोफेशन है. अभी उन्होंने 4.5 करोड़ में 12 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया. सो अभी उनका जो 3-4 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल में हुआ था जीरो से उस पे, अभी उनका रेवेन्यू 12 करोड़ हो गया 1 साल के अंदर. और उन्होंने 4.5 करोड़ की कंपनी में इंटरनल अप्रूवल से 2 करोड़ लगाए, 2.5 करोड़ हमने फॉलो ऑन राउंड में दिए. आप मानोगे नहीं कि सडनली फ्रॉम जीरो रेवेन्यू एट 20 करोड़ वैल्यूएशन टू नाउ 12 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एंड अ वैल्यूएशन ऑफ 60 और 70 करोड़ जब भी वो रेस करेगा. दे हैव अ सेंटर नाउ, मतलब कम्युनिटी से सीए एग्जाम में ऑफलाइन सेंटर पुणे एंड इंदौर. एंड अनलाइक फिजिक्स वाला एंड जो कंपनियां बंद हो गई एजुकेशन में, जीरो रेंटल, जीरो कैपेक्स, प्रॉफिटेबल ईच सेंटर. एंड दैट इज हाउ दे आर ग्रोइंग एट सच अ रैपिड पेस. एंड आप फाउंडर से मिल लो तो उसको ये कहाँ से अनपढ़ आदमी है, क्या करेगा, बट ही इज सो ब्राइट दैट यू कांट इवन इमेजिन. दे नेगोशिएटेड, मतलब 9 करोड़ का रेवेन्यू है आपका, 2 करोड़ का प्रॉफिट है, आपने 4.5 करोड़ में कंपनी खरीदी. आज अनबिलीवेबल. आई कांट नेगोशिएट दिस डील, मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ वो खरीदा. But this is how it works, and that is one of the companies that I have invested in. And there are many more in the pipeline. There are many in AI. We are investing in a company जो ये बैंक के फ्रॉड होते हैं. तो अगर आप किसी के अकाउंट में लगेगा कि कोई अनरीजनेबल डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, इमीडिएटली अकाउंट ऑटोमेटिकली सील हो जाएगा. वो ऑलरेडी इंडिया में तो आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया, बट मैश्रेट बैंक है गल्फ में. They have started working with them. They're talking to ENDB या एक और बैंक है दुबई में. So they are working from Dubai, and now they're getting incubated in RBI का एक बैंगलोर में incubation center है, वहाँ पे करके now they will get into SDI stuff. So it's an automatic AI tool for banks to, जैसे मान लो जो ये अरेस्ट वो जो क्या कहते हैं डिजिटल अरेस्ट होता है, वो होगा तो वो एकदम ही मालूम पड़ जाएगा. इवन इफ यू हैव द पिन कोड, इवन इफ यू हैव एनीथिंग, दे आर मॉनिटरिंग कि कितनी देर में पिन नंबर डल रहा है, नॉर्मल रूटीन क्या है. They're doing everything, so that is something that we're looking at. There is a company which we have already approved, document signed हो रहे हैं, which is into marijuana. Marijuana is a drug, but Ayush Ministry में it's approved as on application and on injectables and in minimum quantity. So they are oncology की जो पेन है, arthritis की जो पेन है, और जो performance enhancing चीजें हैं जो required है, they are into that for Curist.
we are investing into that. So all these companies are doing different. So my philosophy is to invest in companies that low capex, low opex, but scalable. We are 4 कंपनी है जो मैरिजुआना में काम कर रही है. We chose one that we thought was the best thing. बाकी तो ठीक है, किस्मत है. Amazing, sir. Amazing. Any other question? कस्टमर को प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी का जवाब ये ले. मैं ये देखता हूँ कि भाई जो लेके पटक लो 20 साल बाद बात करेंगे. वो प्रॉपर्टी का जवाब नहीं देंगे. वो ये मैं नहीं जानता हूँ. मैं तो जयपुर का जानता हूँ. जयपुर में तो बहुत अच्छा. अभी तो मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल में तो बूम आया हुआ है. एग्रीकल्चर भी तेज हो रहा है अभी मार्केट. तो जहां मिल जाए सस्ती वहां ले लो. वेरी मच है. Yeah. सी कैटेगरी AIF में फर्क नहीं पड़ता है. आप समझिए सब में कमाइए. कैटेगरी 3 में भी कमाइए, कैटेगरी 2 में भी कमाइए. इट्स अबाउट हु द फंड मैनेजर्स आर. What is the returns that they're offering? What is the returns that they have given previously to other investors or to themselves? ये जो है ना, ये इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड. कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है? कोई म्यूचुअल फंड खराब नहीं है. बट म्यूचुअल फंड का मैनेजर कौन है, उसका क्या पहले का हिस्ट्री क्या है, उसने पिछले 5 साल में क्या दिया, 10 साल में क्या दिया. इट्स जस्ट अबाउट इवैल्यूएटिंग हु द इन्वेस्टर इज. प्लस ये फंड म्यूचुअल हाई रिस्क भी है, लो रिस्क भी है, मीडियम रिस्क भी है. यू चूज कि वो इतना पैसा इतने रिस्क में लगाना है. तो वो सब चीजें आशीष, इसमें क्या होता है कि ये कोई भगवान नहीं है, कोई भी सबसे गलती हो जाती है. इट इज फॉर यू टू चूज कि किसमें आपका ट्रस्ट है कि ये आदमी है, ये फंड मैनेजर मुझे ज्यादा कमा के देंगे, उसमें लगा चाहिए. इसमें कोई कैटेगरी 1 2 3 बेटर और बुरा कोई भी नहीं है. मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं प्री IPO के, बट लेकिन मैं समझता नहीं. और मेरा ये मानना है कि फ्री IPO अगर खेलना तो कम से कम 500 करोड़ होंगे, तभी आप उसको लिस्टिंग के बाद तक संभाल पाओगे, वरना नहीं संभाल पाओगे. सो आई को टिकट साइज बढ़ाया फिलहाल. तो अगर किसी के पास इतना बड़ा फंड है 1000-2000 करोड़ का, वो कैटेगरी 3 में है और प्री IPO लगा रहा है, नथिंग है. They will be able to control after listing also. अल्टीमेटली तो माल निकालने तो हमको सवाल रखना जरूरी है, वही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से.